Hello, class 8 students. Welcome to lecture number 8 of heat chapter that we were doing. Lecture 7 में हमने superficial expansion को complete कर लिया था और आज हम start करेंगे cubical expansion of solids. तो cubical expansion में क्या होता है? पूरा volume का expansion की हम बात करते हैं. तो हम अभी तक इसके पहले लीनियर एक्सपेंशन पढ़ लिया था. लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लेंथ के इंक्रीज की बात की जा रही है. फिर हमने सुपरफिशियल एक्सपेंशन पढ़ा जिसमें एरिया कि इन एरिया के इंक्रीज की बात हम कर रहे हैं. और अब क्यूबिकल एक्सपेंशन में हम ओवरऑल वॉल्यूम जब एक्सपैंड हो जा रहा है यानी ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जब हम बॉडी को हीट कर रहे हैं तो उसकी बात हम करेंगे. तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं, इट एक्सपैंड्स इन ऑल डायरेक्शंस. उसके लेंथ, ब्रेड, थिकनेस सब इंक्रीज कर रहे हैं. दस ओवरऑल क्या इंक्रीज हो रहा है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जा रहा है उस सॉलिड का. अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. बिल्कुल जैसा सुपरफिशियल एक्सपेंशन में था वैसा ही यहाँ पे भी वॉल्यूम एक्सपेंशन में यानी क्यूबिकल एक्सपेंशन में भी एकदम सेम टाइप का है. इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तुम्हें अगर याद होगा सुपरफिशियल एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ द प्लेट. ओके, लेकिन और यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पूरे ओवरऑल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. तो जितना ज़्यादा उसका इनिशियल वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज इन वॉल्यूम भी होगा. द मोर इज द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मोर इज द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. दूसरा द राइज इन टेम्परेचर, ये कॉमन है. ये तीनों टाइप के जो एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन में भी द राइज इन टेम्परेचर वॉज देयर, तुम्हारे सुपरफिशियल एक्सपेंशन में भी है और यहाँ पे भी है वॉल्यूम वाले एक्सपेंशन में भी. द राइज इन टेम्परेचर, मोर इज द राइज इन टेम्परेचर, मोर इज द इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम. तो बहुत ही सिंपल सा बात है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है. अब आगे क्या लिखा हुआ है? अब द थर्ड फैक्टर है जिसपे वो डिपेंड करता है, वो है मटेरियल ऑफ द सॉलिड. यहाँ देखो, मटेरियल ऑफ द सॉलिड. तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है. जैसे यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा टेक्स्ट इधर कट जा रहा है, बट देन इट इज स्टिल लेजिबल एंड यू हैव योर टेक्स्ट बुक. सो इट्स रिटन अ ब्रास. ठीक है, यहाँ पढ़ा अगर नहीं जा रहा तो मैं बता दूँ, यहाँ ब्रास लिखा हुआ है. अ ब्रास इंक्रीजेज, अ ब्रास बॉल की बात कर रहे हैं कि अगर एक ब्रास का बॉल है, इट इंक्रीजेज इन वॉल्यूम मोर देन एन आयरन बॉल ऑफ द सेम रेडियस. अगर तुम्हारे पास एक ब्रास का बॉल है, एक आयरन का बॉल है और दोनों का रेडियस सेम है, यानी दोनों सेम वॉल्यूम का है, इनिशियल वॉल्यूम दोनों का सेम है और दोनों इनिशियली सेम टेम्परेचर पर भी है और दोनों को मैं सेम राइज ऑफ टेम्परेचर भी दे रहा हूँ, फिर भी किसमें ज़्यादा इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा? ब्रास में. ठीक है, सो द ब्रास बॉल इंक्रीजेज मोर इन वॉल्यूम दैन द आयरन बॉल फॉर द सेम रेडियस एंड फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस में एक सॉलिड का वॉल्यूम V0 है और T डिग्री सेल्सियस में उसी सॉलिड का वॉल्यूम VT हो जा रहा है, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम जो हुआ उसे हम लिख सकते हैं VT माइनस V0. चेंज ऑफ वॉल्यूम, कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स. द इनिशियल वॉल्यूम V0, then this gamma. What is this gamma? Gamma is coefficient of cubical expansion of solid. तुम्हें याद होगा अभी तक हमने लीनियर एक्सपेंशन में अल्फा पढ़ा था. अल्फा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. फिर बीटा पढ़ा. बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन. और अभी जो हम पढ़ रहे हैं गामा, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. देखो फॉर्मूला तीनों केसेस में सेम है, सिर्फ लीनियर एक्सपेंशन में वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर देंगे लेंथ से, तो वहाँ एल टी माइनस एल नॉट हो जा रहा है और ये वी नॉट एल नॉट हो जा रहा है. ये लैम्डा को हम वहाँ अल्फा कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये टी तो वैसा का वैसा ही है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. अगर हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, हम इंक्रीज ऑफ एरिया की बात करेंगे. तो वहाँ लिखते हैं ए टी माइनस ए नॉट. एरिया की बात कर रहे हैं, ये इंक्रीज इन एरिया, इट इज इक्वल टू द इनिशियल एरिया ए नॉट. और यहाँ अल्फा नहीं लिखेंगे, बीटा लिखते हैं, विच इज कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, फिर ये टी. तो ये हो गया. और अभी हमने पढ़ा वॉल्यूम का एक्सपेंशन, तो वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू गामा इंटू टी. और गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन. तो बहुत ही सिमिलर टाइप के इक्वेशंस है, तुम्हें बहुत इजीली समझ में आ भी रहा होगा. ओके, अब ये जो हमारा गामा है ये अलग अलग सॉलिड्स के लिए अलग अलग है. ठीक है,
जैसे कि हमारा अल्फा भी अलग अलग सॉलिड्स के मटेरियल्स के लिए अलग अलग था, बीटा भी अलग अलग होता है, इट वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, तो इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स। अब रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चंस एमसीक्यूज में, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में भी वो दे सकते हैं, और अलग अलग तरह से क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स में भी, अलग अलग कॉम्प्लिकेट टाइप के ट्रिकी इजी क्वेश्चन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से वो बना सकते हैं, सिर्फ इसी टॉपिक से। रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है ये जानना ज़रूरी है, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बोल दे रहा हूँ। अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसमें क्या है, अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा, ये रेशियो बता रहा है अल्फा बीटा गामा का, दैट इज 1:2:3, ये रेशियो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब सम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स इन डेली लाइफ। अब हमने तीनों तरह के थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया, लेंथ का थर्मल एक्सपेंशन जिसे लीनियर एक्सपेंशन कह रहे हैं, एरिया का एक्सपेंशन जिसे हम कह रहे हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ओवरऑल वॉल्यूम का एक्सपेंशन जिसे हम कह रहे हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, जब हम क्यूबिकल एक्सपेंशन बोल रहे हैं तो ये मत समझना कि सिर्फ क्यूब शेप का ही हम बात करें, नहीं, वो किसी भी वॉल्यूम का, वो स्फेयर भी हो, उसका भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करे तो भी हम इसे क्यूबिकल एक्सपेंशन ही बोलेंगे, ठीक है। अगर सिलेंडर है, उसका भी अगर ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है हीट देने पर, तो उस एक्सपेंशन को भी हम क्यूबिकल एक्सपेंशन ही बोलेंगे। तो ये कॉमन टर्म है क्यूबिकल एक्सपेंशन, और इससे ये नहीं समझना कि सिर्फ हम क्यूब का ही हम बात करें, एनी शेप, एनी 3 डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम का इंक्रीज को हम क्यूबिकल एक्सपेंशन ही कहते हैं। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, ये एक एप्लीकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन का। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, ओके, इसमें देखो क्या होता है, हैज गर्डर्स, वी यूज गर्डर्स, यहाँ पे गर्डर्स मतलब तुम समझ रहे हो, ये देखो यहाँ पे गर्डर्स है, और यहाँ पे देखो क्या है, गैप छोड़ा गया है, इधर तुम्हें दिख रहा होगा, फिगर को मैं थोड़ा जूम कर दूं, और यहाँ रोलर्स है, ये रोलर्स क्या है, हल्का फुल्का आगे पीछे जा सकता है, और यहाँ पे गैप है, इधर गैप छोड़ा गया है। क्यों गैप है, ओके, आई नीड टू, आई थिंक माई फिगर, दिस इज कटिंग, ओके, हाँ, तो अभी अभी तुम्हें दिख रहा होगा ये जो गैप है। क्यों गैप है, क्योंकि अगर थर्मल एक्सपेंशन हुआ, सन का हीट, समर वेकेशन में घर में तुम रहते हो, तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत गर्मी होती है, भयंकर गर्मी, और ये जो हमारा ब्रिज है, इसका जो गर्डर्स है, ये मेटल्स का होता है, और ये थ्रू आउट द डे बहुत हीटेड अप होते रहता है, और इसमें गर्मी की वजह से एक्सपैंड होता है। तो एक्सपेंशन होने से क्या होगा ना, ये फैलेगा, और ये रोलर्स जो है, जो यहाँ पे देखो छोटे छोटे रोलर्स हैं, व्हील्स, चक्का चक्का लगा हुआ है, दे मूव फॉरवर्ड अ बिट, और यहाँ जो गैप है, इस गैप के तरफ वो मूव कर जाते हैं, एक्सपैंड हुआ, तो इसी के वजह से यहाँ गैप छोड़ा जाता है, यहाँ रोलर्स छोड़ा जाता है। तो ये एक डेली लाइफ में एक देखने वाला हमारा एक सिनेरियो है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, द गर्डर में एक्सपैंड, द गर्डर में एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो ये थोड़ा पीछे आ जाएंगे, विदाउट अफेक्टिंग द पिलर एंड द ब्रिज। तो पिलर को भी कुछ नहीं होता है, और ब्रिज को भी बिल्कुल कुछ नहीं होता है, सब चीज़ बढ़िया है। ओके, रेलवे ट्रैक्स, ये टेक्स्ट थोड़ा सा कर्व्ड हो गया है फोटो खींचते वक्त, इट हैज़ बीन स्कैन्ड विद द कैम स्कैनर, एंड ऑल थैंक्स टू कॉन्साइज फिजिक्स। आई एम टेकिंग दिस ऑल टेक्स्ट फ्रॉम दैट बुक, सेलेना पब्लिशर्स। सो railway tracks, the rails of the railway tracks are made up of steel। अच्छा, वहाँ पे भी तुमने देखा होगा कि गैप छोड़ा जाता है, यहाँ पे पिक्चर में देख लो, you see here a gap is left between where two rails are joined, and it's for the same reason, बहुत simple है, there is nothing more different। The reason for this gap is that in summer, due to considerable rise in atmospheric temperature, each rail tends to increase in its length, so the gap is left between two rails, otherwise the rails will bend साइडवेज, ठीक है, सिंपल। रिवेटिंग, जब हम रिवेटिंग करते हैं, रिवेटिंग का मतलब क्या होता है, जब दो स्टील प्लेट्स को ज्वाइन करते हैं, फॉर ज्वाइनिंग टू स्टील प्लेट्स दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड द होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू देम। द रिवेट्स, रिवेट्स क्या होते हैं, स्मॉल स्टील रॉड्स आर हीटेड रेड हॉट। तो छोटे छोटे स्टील के रॉड्स होते हैं, ओके, उनको हम बहुत रेड हॉट हीट करके उन होल्स में डाल देते हैं। तो जब वो गर्म है तब तो वो बहुत एक्सपैंड किया हुआ है, ठीक है। तो ऑन रिवेटिंग द रिवेट्स बिकम सॉफ्ट सो देयर एंड्स आर इजीली हैमर्ड, लेकिन जैसे ही वो अपने आप ठंडा होगा टाइम टू टाइम के बाद, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, और ये दोनों बहुत बढ़िया से चिपक जाएंगे।
तो यहाँ फिगर से तुम्हें और क्लियर हो रहा है। यहाँ पर प्लेट, एक ऊपर में प्लेट है और एक नीचे प्लेट है, वी नीड टू जॉइन देम, रिवेट देम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक सिलिंड्रिकल एक पिन जैसा जिसे हम रिवेट कहते हैं, उसे हम रेड हॉट रिवेट को हम इस तरह से इंसर्ट करेंगे। अभी तो ये सॉफ्ट है क्योंकि गर्म है, सॉफ्ट है और एक्सपैंडेड फॉर्म में भी है। और यहाँ पे हमने हैमर किया तो यहाँ हेड बन गया, यहाँ हैमर किया तो हेड बन गया। और धीरे धीरे जब ये ठंडा होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये दोनों मेटल प्लेट्स को आपस में जोड़ देंगे, खींचकर कॉन्ट्रैक्ट करके जोड़ देंगे। एंड कूलिंग के बाद देखो दोनों मेटल प्लेट्स चिपक गया है और ये ठंडा हो चुका है। तो ऊपर में ये जो हेड है और ये यहाँ जो हेड है, हैमर जहाँ पे हमने किया था वो दोनों लॉक भी हो चुका है, क्योंकि वो तो हेड को हमने हैमरिंग किया तो वो फैल चुका है ऑलरेडी। तो दैट वुड इवन लॉक बोथ ऑफ दीज प्लेट्स। तो दिस इज इजंट इट अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पे जो फिगर देख रहे हो तुम, इलेक्ट्रिक वायर्स इन समर, इलेक्ट्रिक वायर्स इन विंटर, बहुत कॉमन सा चीज है। तो इलेक्ट्रिक वायर्स इन समर में क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से दीज वायर्स आर सैगिंग ऑफ, उसमें एक्सपेंशन हुआ, वायर्स का लेंथ बढ़ गया, लीनियर एक्सपेंशन हुआ वायर्स में। ऐसे तो ओवरऑल क्यूबिकल एक्सपेंशन हो ही रहा है क्योंकि वायर्स में का तो कुछ थिकनेस है ही, लेकिन अगर हम देखें तो लेंथ का जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल इंक्रीज ऑफ द वॉल्यूम। तो खासकर हम लेंथ की अगर हम बात करें तो लीनियर एक्सपेंशन इसमें बहुत प्रोमिनेंट हो रहा है, और जिसकी वजह से समर्स में ये वायर्स का लेंथ बढ़ जाता है। और ये डिस्टेंस तो फिक्स्ड है ना, एक पोल से दूसरे पोल के बीच, तो वायर्स क्या हो जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं, दे सीम टू सैग ऑफ। और यहाँ पे समर्स में क्या, विंटर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट वायर्स हमें दिख रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वायर्स काफ़ी टाइट रहते हैं, ठीक है, लूज नहीं होते। और समर के टाइम जब हम वायर को ले करते हैं तब हम इस तरह से लूज ही उन्हें लगाते हैं ताकि विंटर में वो टाइट हो जाए, ठीक है। समर में अगर हम वायर्स लगाए और उन्हें काफ़ी टाइट लगा दें तो विंटर्स में तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और खींचेगा, तो फिर क्या होगा, वायर्स टूट जाएगा। ओके, नाउ फिटिंग द स्टील रिम ऑन अ हार्ड स्कार्ट व्हील, यहाँ पिक्चर देखोगे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। ये स्टील का रिम जो है ये वुडन व्हील के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। जो रिक्शाज होते हैं, ऑटो रिक्शा नहीं, जो बुलक कार्ट्स होते हैं और जो मैनुअली जो रिक्शा पुलर्स जो ड्रॉ करते हैं, उस तरह का जो व्हील्स होता है। गांव में ज़्यादा, विलेजेस में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का, शहरों में नहीं रहता है। तो वुडन व्हील और उसके ऊपर स्टील का रिम। तो स्टील का रिम को कैसे लगाया जाता है, पहले बहुत गर्म किया जाता है, द स्टील रिम इज मेड हॉट, और हॉट करने से वो एक्सपैंड हो गया और इजीली वो वुडन व्हील के ऊपर फिट हो गया। और धीरे धीरे जब वो ठंडा होगा तो बहुत टाइट होके कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, और टाइट होके इस व्हील को टाइटली पकड़ लेगा, फिर वो निकलेगा नहीं इजीली। तो दैट इज वाई स्टील रिम आर फिटेड बाय मेकिंग इट हॉट फर्स्ट एंड देन पुटिंग इट ऑन द व्हील, ताकि इजीली लग जाए और फिर धीरे धीरे टाइट हो जाए। तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से ये संभव हो पाया। ग्लासवेयर यूज्ड इन किचन, अब हम पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन द किचन, पायरेक्स ग्लास। पायरेक्स ग्लास को क्यों यूज करते हैं, दे आस्क इन द एग्जाम। द रीजन इज दैट द पायरेक्स ग्लास इज वेरी लो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, और इसके वजह से क्या होता है, पायरेक्स ग्लास में बहुत कम क्यूबिकल एक्सपेंशन होता है। जिस भी मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन कम है तो उसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन कम होगा। तो पायरेक्स ग्लास का कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का वैल्यू बहुत लो होता है, दैट इज व्हाई द ओवरऑल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम इन दिस पायरेक्स ग्लास इज लो। सो द ग्लासवेयर ऑन बीइंग हीटेड डू नॉट एक्सपैंड मच एंड दे देयरफॉर डू नॉट क्रैक। अगर बहुत ज्यादा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो तो ग्लास क्रैक हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम पायरेक्स ग्लास का यूज करते हैं। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज मेड अप ऑफ इनवर। इनवर क्या होता है, इनवर एक एलॉय होता है, किसका, आयरन और निकल का, याद रखना, फिर से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इनवर क्या है, एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल, और उसका भी बहुत कम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, इट हैज नेग्लिजिबली स्मॉल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसके वजह से हमारा जो पेंडुलम है क्लॉक का, उसका लेंथ ज्यादा इंक्रीज नहीं होता समर वेकेशन में, समर सीजन में गर्मी रहती है और समर में गर्मी की वजह से लेंथ का इंक्रीज हो सकता था, लेकिन चूंकि हमने इनवर यूज किया, इनवर एक ऐसा एलॉय है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बहुत कम है, तो वो जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत कम होगा। हमें पेंडुलम का लेंथ को
इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना है इससे, क्योंकि इससे फिर टाइम पीरियड इफेक्ट होता है। तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि पेंडुलम का लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके टाइम पीरियड को टाइम पीरियड उस लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, क्लास 9th में पढ़ोगे। और अगर हम पेंडुलम के लेंथ को चेंज कर दें तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, तो फिर हमारा घड़ी गड़बड़ा जाएगा। द क्लॉक विल ओनली फंक्शन इन अ रॉन्ग मैनर। तो उससे बचने के लिए हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए कि उसमें जो एक्सपेंशन हो ही ना, और अगर हो भी तो बहुत नेग्लिजिबल। तो एकदम एक्सपेंशन हो ही ना ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन एक्सपेंशन को हम कम कर सकते हैं, तो इसलिए इनवर का यूज किया जाता है। द पेंडुलम इनवर हेल्प्स द क्लॉक नाइदर टू लूज टाइम इन समर ड्यू टू एक्सपेंशन नॉर टू गेन टाइम इन विंटर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। तो टाइम पीरियड उसका चेंज नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत होता है, बट देन दैट इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल। ओके, लूजनिंग अ ग्लास स्टॉपर ऑन अ मेटल स्क्रू कैप। ठीक है, अब इसका देखो, ग्लास स्टॉपर को जब हम लूज करते हैं मेटल का, और मेटल स्क्रू कैप, मेटल का कैप है जो मेटल ढक्कन में, कोई भी बॉटल का ढक्कन में तो स्क्रू ही रहता है, मान लो बहुत टाइट हो गया है, वो मेटल का है और हम खोल नहीं पा रहे तो हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने से वो एक्सपैंड हो जाएगा और फिर इजीली खुल जाएगा। ठीक है, तो ग्लास स्टॉपर भी अगर ऐसा है तो ग्लास को भी हम हीट करके उसको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। A glass stopper on a bottle is loosened by warming the neck of the bottle. The reason is that on warming the neck of the bottle, the neck expands and the glass stopper in it gets space to loosen. और सेम चीज होता है हमारा मेटल के स्क्रू कैप के लिए भी। What is the next thing? Okay, if the metal screw cap on the neck of a glass bottle, okay, if there is a metal screw cap on the neck of a glass bottle, the screw cap is heated. screw cap को हीट करते हैं, on heating the screw cap expands and get loosened, जो मैंने अभी जस्ट बताया। cracking of thick glass tumbler, जो कांच के ग्लास टम्बलर्स होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं, जो मोटे वाले। क्यों? वही सेम रीजन है, जब हम हॉट लिक्विड को उसमें डाला तो उसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। कौन सा सरफेस का? इनर सरफेस का। मान लो एक मोटा सा कांच का हमने एक टम्बलर लिया, उसमें गर्म लिक्विड डाल दिया, तो जो इनर सरफेस है, इनर वॉल है, उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, और जो आउटर वॉल है बाहर का साइड, उसमें तो गर्म लिक्विड ने टच नहीं किया, सो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। तो ये जो डिफरेंस हुआ इसके वजह से इसमें क्रैक्स आ जाता है। व्हेन अ हॉट लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ थिक ग्लास टम्बलर इट क्रैक्स। द रीजन इज दैट द ग्लास इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. So when hot liquid is poured into the tumbler, the inner surface of the tumbler becomes hot while the outer surface remains at the room temperature. और इसी वजह से क्या होता है, the inner surface expands while the outer surface does not expand. समझ रहे हो? बहुत easy है. And this unequal expansion cracks the tumbler. अब इसके बाद से जो next topic start हो रहा है, thermal expansion in liquids. इसे हम लेक्चर नंबर 9th में कवर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 9th भी जल्दी आ रहा है, और अगर अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो उन्हें देख लेना। एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना लिया है, हीट चैप्टर नाम है उसका, हीट एनर्जी क्लास 8। तुम प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे जाओगे तुम्हें वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारे लेक्चर्स, लेक्चर 1 से लेकर सारे लेक्चर्स इस चैप्टर के उसी प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 9th में, वी विल स्टार्ट विथ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।